नमस्कार। बेयर्स एंड बुल्स में आज हम बात करने वाले हैं मैक्रो और माइक्रो। हरदम मैक्रो और माइक्रो की बात करते हैं, पर आज हम बात करने वाले हैं आरबीआई का एक सर्वे आया हुआ है कि अलग अलग घटक जो है अर्थव्यवस्था के, वो अगले एक साल के बारे में उनकी क्या अपेक्षा है। तो जिसमें कंज्यूमर्स आ गए, जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट्स आ गए, जिसमें इकोनॉमिस्ट्स आ गए, जिसमें बैंक्स आ गए। तो ये सब का एक सर्वे आरबीआई लेता है और वो सर्वे के वो रिजल्ट्स देता है कि ये लोग आगे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमारे लिए ये क्यों काम का है? क्योंकि जब हम शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो सबको ये चाहिए रहता है कि कौन से सेक्टर में जाना है, कौन से स्टॉक में जाना है। तो ये जो सर्वे है, इसमें ये लोग बता रहे हैं कि हमें क्या लग रहा है कि आगे चल के महंगाई कौन सी रहेगी, महंगाई कहाँ रहेगी, या कंजम्पशन कैसा रहेगा, या जीडीपी में कौन सा सेक्टर कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये अलग अलग हमें एक डायरेक्शंस मिलती है। इट इज़ जस्ट दैट कि हमें जहाँ से देखिए, छोटा निवेशक हरदम एक गलती ये करता है कि पूरी कहानी हो जाने के बाद फिर वो वहाँ पे जाता है। जब सब लोग उधर चले गए, वहाँ से निकल गए, फिर हम वहाँ पे जाते हैं। तो ये लैगिंग वाला जो पार्ट होता है कि हम पीछे से पहुँचते हैं, वो ना करते हुए लीडिंग कि आगे क्या होने वाला है बाकी सब लोगों, और हवा में कुछ तो भी नहीं, डेटा के साथ, और फिर उस सेक्टर में पहले से बने या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से करे या जो भी करे, ये एक पार्ट होता है। उसलिए इसलिए ये सारा डेटा देखते रहना पड़ता है और उसको अप्लाई। डेटा सिर्फ डेटा देख रहा है और उसका कुछ काम नहीं है, इसको मतलब नहीं है। सिमिलरली बगैर डेटा देखे कुछ तो भी कर रहा है, उसको भी मतलब नहीं है। हमें ऐसी पढ़ाई करनी है जो हमें इम्प्लीमेंट कर सके हम हमारे पोर्टफोलियो डिसीजन में, और उससे हमें लाभ हो। तो ये दोनों, इससे हमें ये आज का क्या, कोई भी बेयर्स एंड बुल जब हम बनाते हैं तो ये ऑब्जेक्टिव होता है कि जो पढ़ना है उसको कैसे हम यूज़ कर सके अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए। तो ये एक बैकग्राउंड है। सबसे पहले मार्केट देख लेते हैं। मार्केट वैसे ही बहुत ऊपर है, ध्यान दीजिए। निफ्टी का पी अगर आप देखेंगे तो लगभग 40 या 41 के ऊपर है। ये 9 फरवरी का डेटा है अपने पास, आप देख सकते हो 9 फरवरी को। आज हम 10 फरवरी पे है तो भी मार्केट चालू है। तो कल का निफ्टी का पी 42 के आसपास है, जो कि अब तक का ऑल टाइम हाई है। इतना ऊपर निफ्टी का पी आज तक कभी नहीं गया है, और इसलिए ये बात हमेशा याद रखनी है कि हम बहुत ऊपर है। अब या तो तीन चीजें क्या क्या हो सकती है, पहले इस पे ध्यान दो, और हमें ये तीनों पे ध्यान देना पड़ेगा। एक, प्राइस फॉल। सबसे सिंपल है कि पी इतना ऊपर है कि मार्केट, अगर पी लॉन्ग टर्म एवरेज के आसपास आना है, या सी ए पी पे एक टॉपिक करना है अपने को, सिक्लिकली एडजस्टेड पी रेशियो करेंगे, एक हाथ बेयर्स एंड बुल्स उस पर करेंगे। एक तो ये है कि धाड़ से मार्केट गिर सकता है। आज जैसे मार्केट इंट्राडे 100 पॉइंट गिरा था, लेकिन वहाँ से वापस ये रिकवर होता हुआ दिख रहा है। तो ये एक पार्ट है। सेंसेक्स 51,000 का सपोर्ट ले रहा है, निफ्टी 15,000 का सपोर्ट ले रहा है। तो अभी फिलहाल तो ये एक पार्ट है कि अगर पी आपका 40 का है तो एक चीज़ ये हो सकती है कि प्राइस धाड़ से नीचे गिर सकता है कभी भी, जब भी, चाहे ग्लोबल रीज़न हो चाहे जो भी हो, और जिसके कारण पी लॉन्ग टर्म एवरेज पे आ सकता है। दूसरा, टाइम करेक्शन। ये मार्केट यहीं पे रहेगा, 100 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे, बैंड में चले जाएगा, ऐसा ही ऊपर नीचे नथिंग। यानी प्राइस गिरेगा नहीं, पर प्राइस बढ़ेगा भी नहीं, वहीं के वहीं। वो आपके जो इतने सारे स्टॉक्स हैं ना, अच्छे अच्छे स्टॉक्स, कैस्ट्रॉल बोलो, आईटीसी बोलो, ये भाग ही नहीं रहे। एचयूएल बोलो, नेस्ले बोलो, इतना ज़्यादा पी हो गया नहीं, इनका पी ज़्यादा नहीं हुआ था, ये थोड़े वैल्यू स्टॉक्स में आ जाते हैं। पर जनरली कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं और फिर वो भागते नहीं हैं। तो वो भागते इसलिए नहीं है क्योंकि कितना खींचोगे यार। 70 का पी, 80 का पी, 90 का पी, मजाक चला रखा है। तो ऐसे इसमें वो पर क्वालिटी स्टॉक्स होते हैं, तो वो गिरते भी नहीं है बहुत ज़्यादा, तो वो एक रेंज पकड़ लेते हैं। तो वही निफ्टी का दूसरा हो सकता है, सेंसेक्स निफ्टी का। या फिर तीसरा, अर्निंग्स जंप, ह्यूज अर्निंग जंप्स।
क्योंकि अगर डिनोमिनेटर बढ़ गया तो ये पी अपने आप जस्टिफाई होने लगेगा। अभी निफ्टी का जो ईपीएस ग्रोथ है, ईपीएस निकालते हैं हम लोग, तो निफ्टी की ईपीएस ग्रोथ पिछले कई दिनों से ये कंटिन्यूअस थोड़ी सी, मैंने ऐसी कोई बहुत स्पेक्टेकुलर नहीं दिख रही है। इसके कारण ही पी ऊपर 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 जा रहा है। अगर ईपीएस बढ़ने लगेगा, अगर ईपीएस बढ़ने लगेगा और मार्केट वहीं का वहीं भी रहा तो भी ये पी एडजस्ट हो जाएगा। तो ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है और हमें ये तीनों में से तीनों के लिए तैयार रहना है। और इसलिए एक तो ये तो हरदम पकड़ के चलना है कि हमें इन्वेस्टेड तो रहना ही है। वो मार्केट टाइमिंग कर रहा है, म्यूचुअल फंड से एग्जिट कर रहा है, वो सारी बातों करना ही नहीं है। इन्वेस्टेड रहो, इंडेक्स फंड या ईटीएफ्स में चले जाओ, सेंसेक्स ईटीएफ, निफ्टी ईटीएफ, इंडेक्स फंड, और फिर उसको हेज रखो। हेजिंग का कैसा करना है उसके जो 2-3 वीडियोस के लिंक्स इसके डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा मैं। कुछ वीडियोस ऐसे हैं कि जो आपको बताते हैं कि हेजिंग कैसे करना है, जितना मैं बता सकता हूँ, क्योंकि पब्लिक में बहुत ज़्यादा डेरिवेटिव्स पे हम लोग बात नहीं करते, वो रिस्की हो जाता है। और एक वीडियो अपना बना था कुछ दिन पहले बेयर्स एंड बुल्स में, ये आप सब लोग देखिए, मैं इसकी लिंक भी डाल दूंगा नीचे। पर ये आप देखिए, नो लॉस स्ट्रैटेजी, इंडेक्स फंड डेली एसआईपी नो लॉस स्ट्रैटेजी, ये सब लोग देखिए और मैं इसकी लिंक भी डालूंगा नीचे। पर इसमें क्या है कि वो जो पार्ट है कि जहाँ पे आप हेज करते हो अपने आप को लॉन्ग पुट से, तो जब बाजार गिरता है, क्योंकि बजट के पहले बाजार 1000 पॉइंट गिर गया था, 14,600 से 13,600 निफ्टी, तो वो जो 1000 पॉइंट गिरा था, उस 1000 पॉइंट के फॉल में किसी रिटेल इन्वेस्टर ने हेजिंग के कारण प्रॉफिट बनाया था और वो प्रॉफिट उसने 13,600 के भाव पे इन्वेस्ट भी किया था। तो केवल हेज करना, हेज करके आगे क्या करेंगे वो भी तो समझना चाहिए ना, कि हेज तो कर लिया पर बाद में निकलेंगे कब वो हेज में से, उसको करना क्या है वो पैसे का। तो ऐसी वो पूरी एक स्टेप बाय स्टेप जो 2-3 वीडियोस में प्रोसीजर्स में आप वो देख सकते हो, तो मैं ये दोनों तीनों डाल दूंगा। तो ये ध्यान रखना है कि हमें ये ध्यान रखना है बाजार कहाँ पे है, क्या है, हवाएं कैसे चल रही है, वो पता रहना चाहिए और हम हमेशा इन्वेस्टेड रहने चाहिए और प्रोटेक्टेड रहने चाहिए। तो ये है। तो जस्ट अगर कल मार्केट धाड़ से गिरता है, कल यानी कुछ दिनों में, तो एटलीस्ट हमें निगेटिव शॉक नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मार्केट 40 के पीई पे चल रहा है, महंगा है। हाँ, अगर अर्निंग्स अच्छे आते हैं जब Q3 में आ रहे हैं तो ये जस्टिफाई हो सकता है। तो ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है और ये तीनों में से कुछ भी हो, आपको पता रहना चाहिए आपको ये करना है। आप समझिए दोनों चीज़ें, मैक्रो माइक्रो, मुझे पूरी तरह ध्यान भी दे। ये तो हड़बड़ा जाते हैं हम, कई बार अच्छे स्टॉक्स होते हैं लेकिन हमें ये पता नहीं रहता, इसलिए कोई तो भी बोलता है बेचो बेचो बेचो, मार्केट गिरने वाला है, हम भी बेच देते हैं। अरे क्यों? तो वो जो नॉइज है उसको दूर हटाना है। तो ये एक पार्ट। अब ये दूर कैसे हटेगा? आरबीआई किधर गया? आरबीआई कुछ सर्वे करता है। आरबीआई ने कुछ सर्वे किए थे, यहाँ पे उन्होंने बोला है आरबीआई रिलीजेस द रिजल्ट्स ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग सर्विस। फॉरवर्ड लुकिंग है ना, हमें आगे आने में इंटरेस्ट है। कोविड की कितनी बात करेंगे, गया 2020 गया। तो ये इतने सारे सर्वेज हैं, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, ओबिकस इंडस्ट्रियल सर्वे, प्रोफेशनल मैक्रो इकोनॉमिक्स, बैंकिंग और सर्विस वाला नहीं देखेंगे क्योंकि उसमें उनका 21 तक का ही है। बाकी के सबके हम एक एक फटाफट देखेंगे। सिर्फ आपके काम का जो है ये, अदरवाइज बहुत सारे इसमें टेबल्स हैं, ये है। हम सिर्फ फ्रॉम रिटेल इन्वेस्टर हमारे काम का क्या है और उसको कैसे कैसे मार्केट से लिंक करना है। कंज्यूमर परसीव दैट करंट इकोनॉमिक सिचुएशन वॉज सिग्निफिकेंटली वर्स व्हेन कंपेयर टू ईयर अगो। हम अभी फरवरी 21 में है, फरवरी 20 में कोरोना नहीं आया था, तो फरवरी 20 में सब लोग ठीक ही ठाक थे, अच्छा ही था सब। और उसके बाद एक साल बाद आज लोग बोल रहे हैं कि आज परिस्थिति बहुत खराब है पिछले साल की तुलना में। तो ये तो सबको पता है कि परिस्थिति खराब है, लेकिन आपके काम का क्या है? गोइंग फॉरवर्ड, आगे चल के, कंज्यूमर्स एक्सपेक्ट इम्प्रूवमेंट इन जनरल इकोनॉमिक सिचुएशन एंड एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस ड्यूरिंग द नेक्स्ट 1 ईयर। अगले एक वर्ष में, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, अगले एक वर्ष में इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव
जॉब कंडीशन इम्प्रूव, ऐसा वो यहाँ पे बोल रहा है। कोई जनरल इकोनॉमिक कंडीशन एंड एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस एक साल में आपके लिए अच्छा है ना, एज ए इन्वेस्टर हमारे लिए अच्छा है। इकोनॉमी अगर बढ़ रही है और जॉब्स भी अगर लोगों को आ रहे हैं, क्योंकि सिर्फ इकोनॉमी बढ़ रही, जॉबलेस ग्रोथ में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। और फिर वो बाकी सारी चीज़ें हैं उसमें, इकोनॉमिक सिचुएशन क्या होगी, ये सब कॉम्प्लिकेटेड, इसमें मैं आपको नहीं लेके जाऊंगा। आप में से किसी को इंटरेस्ट है तो आप जा सकते हैं, पर अपने काम का जो था वो हमने थोड़ा सा निकाल लिया। महंगाई कैसी रहेगी, हाउस होल्ड इन्फ्लेशन। हाँ, ये मैक्रो, ये कोई एक्सपर्ट्स का राय नहीं है, ये हाउस होल्ड, आपके मेरे जैसे लोगों से सर्वे किया आरबीआई ने जनवरी में, तो वो क्या, लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं। अभी महंगाई का दर जो भी है, करंट वाली ये लाइन की 8.2, यानी महंगाई जो धीरे धीरे नीचे आई है। हाउस होल्ड एक्सपेक्ट, एक एक पॉइंट पढ़ लेते हैं। करंट पीरियड एंड 3 months पीरियड, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन डिक्लाइंड बाय 60 and 80 basis points, यानी कि लोग ये अपेक्षा कर रहे हैं कि आगे चल के महंगाई, पहले हम जितनी अपेक्षा कर रहे थे उतनी नहीं रहेगी, महंगाई थोड़ी कम रहेगी, चाहे सब्जी के भाव कम हो जाएंगे, चाहे जो भी है। पर जनरली लोगों का ये मानना है कि हम पहले जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज से 3 महीने बाद या आज से 1 साल बाद जितनी महंगाई रहेगी उतनी नहीं रहेगी, शायद थोड़ी सी कम रहेगी। अच्छी बात है। अगेन, अगर सर्वसामान्य लोग ये अपेक्षा कर रहे हैं कि महंगाई कंट्रोल में रहेगी या कम रहेगी, तो ये शेयर मार्केट के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी बात है। रिस्पॉन्डेंट्स वेर मोर अनसर्टन इन द पास्ट, मोर हाउस होल्ड एक्सपेक्ट जनरल प्राइस टू इंक्रीज। हाँ, देखो महंगाई बढ़ने वाली है, वो ये नहीं बोल रहे कि महंगाई कम होगी, महंगाई बढ़ेगी लेकिन उतनी नहीं बढ़ेगी। जैसे यहाँ पे वो बोल रहे थे कि 10.1 का 9.3, यानी कि 1 year अहेड, 3 month अहेड एक्सपेक्टेशन कम बढ़ेगी, ये समझना है आपको। 1 year व्हेन कंपेयर टू क्वार्टर हो रहा है ना, ठीक है। तो ये महंगाई का एक है कि महंगाई से भी ज़्यादा कोई चिंता की बात नहीं है, तो यहाँ पे लिख लेंगे इन्फ्लेशन जनरली कंड्यूसिव, ठीक है। यानी कोई एकदम महंगाई हाथ के बाहर जाएगी, हमारा घर का खर्चा कैसे चलेगा, वैसा कहीं डर सर्वसामान्य हाउस होल्ड्स में नहीं दिख रहा है। ऑर्डर बुक, इन्वेंट्री एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कंपनी के लिए क्या काम का है। अगर मेरी एक फैक्ट्री है तो मेरे पास कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, ऑर्डर बुक मेरा कितना है। अच्छा, आप 10 कुर्सी बनाओ, आप 50 कुर्सी बनाओ, आप 100, तो ऑर्डर बुक। इन्वेंट्री, मेरे पास कितना माल पड़ा हुआ है, रॉ मटेरियल भी और फिनिश्ड गुड्स भी। और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, मेरी फैक्ट्री अगर 3 शिफ्ट में चल रही है तो मैं अगला ऑर्डर लूंगा कहाँ से। तो इसलिए ओबिकस सर्वे का क्या मतलब होता है, ऑर्डर बुक, इन्वेंट्री एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे। अब वो आगे क्या बोल रहा है कि यह पैंडेमिक, हिस्टोरिक नीचे गया वगैरह, वो सब तो हमको पता है। वो बोल रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज रिसीव्ड सब्सटेंशियली हायर न्यू ऑर्डर्स इन Q2। अच्छा, 2021, ये देखो ऑर्डर बुक एकदम से क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ऑर्डर्स बढ़ गए, ईयर ऑन ईयर भी, यानी पिछले साल के इस क्वार्टर की तुलना में इस साल के इस क्वार्टर में अच्छी है, पॉजिटिव। बेसिकली क्या है कि कंपनियों को नए ऑर्डर मिल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इन्वेंट्रीज टू सेल्स रेशियो कम हो रहा है, यानी कि माल पड़ा नहीं है मेरे फैक्ट्री में। इन्वेंट्री कब बढ़ेगी, जब कोई खरीदेगा ही नहीं मेरा माल, मैं बनाते जा रहा हूँ और यहाँ पे माल, लेकिन अभी सेल्स बढ़ने लगे तो उसके कारण इन्वेंट्री धीरे धीरे कम होने लगी। अगेन अच्छी बात है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 2 अच्छी बातें आई है। और फिर आगे चल के वो बोल रहा है, तो इसको भी बंद कर दे। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, जनरली स्पीकिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जनरली ऑन ग्रोथ ट्रैक, ठीक है। ऑर्डर्स मिल रहे हैं, नए ऑर्डर्स आ रहे हैं, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है, कंपनीज का इन्वेंट्री कम हो रहा है, अच्छी बात है। आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स की ये देख सकते हो, कंपनियां देख सकते हैं। अभी ये 2021 के बारे में क्या बात करेंगे, हो गया 2021, बहुत सारा हो गया। हमारे काम का 21-22 है। तो क्या बोल रहा है 21-22 में, फर्दर इंप्रूवमेंट इन की डिमांड इंडिकेटर्स एंड ओवरऑल बिजनेस सिचुएशन। आगे चल के 21-22 में बिजनेसेस आर अपबीट गोइंग फॉरवर्ड, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एंड एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस आर एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव। देखिए अभी ये कौन सा, ये किसका सर्वे है,
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का सबसे पहले हमने क्या किया था, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस यानी आप और मैं, तो हम लोग भी अपेक्षा कर रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट कंडीशन ठीक होगी, और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस ठीक ठाक होगी। लेकिन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा यानी मेरी फैक्ट्री 2 शिफ्ट में चल रही थी, अब मेरी फैक्ट्री 3 शिफ्ट में चलेगी। जब मेरी फैक्ट्री फुल शिफ्ट में चलेगी तब मैं नई फैक्ट्री डालने की कोशिश करूँगा। तो अगर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ता है तो नई इन्वेस्टमेंट होगी, तो ये अच्छी बात है। एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस बढ़ेगी, ये अच्छी बात है। लेकिन respondents expected gradual hardening of selling prices as input prices are likely to exert higher pressure। ये आपके स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ी सी निगेटिव न्यूज़ है, या थोड़ी सी आपने एक इसको चिंता के लिए यहाँ पे लिख देना चाहिए। सो हम लिख देंगे हायर इनपुट प्राइसेस, इसको रेड कर देंगे। क्यों हायर इनपुट प्राइसेस? कच्चे तेल का भाव बढ़ रहा है, कच्चे तेल का भाव बढ़ रहा है। देख लो कच्चा तेल कहाँ पे है अभी। अगर आप देखेंगे पिछले 58 या कुछ हो गया ना, $58 पे कच्चा तेल चले गया। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी आएगी, क्योंकि अगर कच्चे तेल का भाव बढ़ता है तो इनको अपने सेलिंग प्राइसेस भी बढ़ने पड़ेंगे मार्जिन मेंटेन करने के लिए। अब या तो सेलिंग प्राइस बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और अगर सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ा सके तो इनके मार्जिन कम होंगे। तो अभी आपके लिए फ्रॉम स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू 2 चीज़ें माइनस जा रही है। पीई एट करना कुछ नहीं है, डरो मत, क्या करना है वो अपन देख लेंगे। पर पॉजिटिव बेयर बुल दोनों चीज़ें याद रखो। देयर इज नो बेयर साइड, देयर इज नो बुल साइड, देयर इज ओनली राइट साइड। बाजार ऊपर जा रहा है क्या, मुझे पैसा बनाना है। बाजार नीचे जा रहा है क्या, मुझे पैसा बनाना है। एज वेरी क्लियर। सो इसलिए पता रहना चाहिए, तो आपको कोई धक्का नहीं लगेगा। आरबीआई इतना काम कर रहा है तो हमारे लिए ही कर रहा है ना। हाँ, तो थोड़े से इनपुट प्राइसेस का ऊपर थोड़ा सा, फिर ये आगे टेबल से अपने कुछ काम का नहीं है। चलो आगे बढ़ो। प्रोफेशनल फोरकास्टर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर, अभी ये इकोनॉमिस्ट लोग हैं, तो जो इकोनॉमिस्ट लोग हैं वो क्या बोल रहे हैं, अगेन 21-22 की बात नहीं कर रहे, मैंने लिखा है अपने काम का नहीं है। 21-22 फॉर 21-22 अगले वित्तीय वर्ष में प्रोबेबिलिटी हैज बीन असाइंड इन द रेंज ऑफ 9 to 9.4 एंड रेंजेस 8.5 to 9 हैव गॉट द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी। ये चार्ट देख लो, इसका क्या मतलब है। प्रोबेबिलिटी 0.18, 0.34, यानी आप अगर ऐड कर दोगे इसको तो 34, 44, 54 प्लस 3, 60, यानी मैक्सिमम तो ये 3 ही प्रोबेबिलिटीज़ है। आप इनको ऐड कर दो, 30, 40, 50, 60, 70, 80, तो लगभग 80% की प्रोबेबिलिटी ये रेंज में आ गई है आपकी। यानी कि तो ये जो रेंज है, ये रेंज में आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 6.5% से 8.5% में GDP 4 नहीं 21-22 चाहिए अपने को। क्यों 20-21 देख रहे हैं हम, सॉरी 21-22 में 8.5% से 9% से 9.5, 10%, ये 3 बार आप देखिए तो 17, 19 और 16 यानी कितने हो गए, 20, 30, 40, लगभग 50%। तो यानी कि आधे जो रिस्पोंडेंट्स हैं या जो भी है, कुछ लोग 11% के ऊपर भी कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर मैक्सिमम लोगों का 8 से 10% के बीच में। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि FY22 GDP ग्रोथ एट 8 to 10%। तो ये एक पॉजिटिव अच्छी बात है, GDP ग्रो करना चाहिए। कौन से सेक्टर्स, आपके काम के सेक्टर्स। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज एक्सपेक्टेड 11.9% इन द नेक्स्ट ईयर, यानी अगले साल कंजम्पशन स्टॉक्स यानी आपके कौन से हो गए, FMCG हो गया, और आपके क्या हो गए, वो सारी पूरी कंजम्पशन इकोनॉमी, पेंट, हाउसिंग, सभी, कार, FMCG सबसे आ गया, फिर वाइट गुड्स, ये सारे सेक्टर बेसिकली आप और मैं जो भी कंज्यूम करते हैं।
आप और मैं जो भी कंज्यूम करते हैं वो सेक्टर 11-12% से बढ़ने की अपेक्षा है। तो देखो कंजम्पशन ये इंडिया की जीडीपी में कुछ 60% के आसपास देता है, तो वैसे भी आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा सा कंजम्पशन पे ज़्यादा ही वेटेज रहना चाहिए, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी में ज़्यादा वेटेज कंजम्पशन का है। ये एक पार्ट है। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि आपके वो कौन से सब सीमेंस और क्या वो एबीबी वगैरह ये सारे जो है बीएचईएल, अब कंपनीज के नाम ले रहा हूँ, इसका मतलब आप खरीदो ये नहीं, मैं बता रहा हूँ कैपिटल गुड्स, लक्ष्मी मशीन वर्क्स की जो कैपिटल फॉर्मेशन वाली कंपनियां होती हैं, कि अगर मुझे एक नई टेक्सटाइल की फैक्ट्री डालनी है तो मैं पहले लक्ष्मी मशीन वर्क्स को फ़ोन करके बोलूँगा कि मुझे एक मशीन दो करके। तो ये होता है कैपिटल फॉर्मेशन। तो वो बोल रहे हैं कि देन टू ग्रो बाय 12% इन द नेक्स्ट 1 ईयर। तो आप हेवी इंजीनियरिंग कंपनीज आप देख लो कौन सी है, नाम नहीं ले रहा हूँ मैं। जीवीए इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो, तो ये है। और फिर ये अगेन फिर से आपको बोर नहीं करना है। बैंक्स, लोन तो बैंक ही देंगे ना, लोन तो बैंक ही देंगे। तो हमारे काम का क्या है 21-22 का, अगेन हमारे काम का 21-22 का है। बैंक्स एक्सपेक्ट फर्दर सिक्वेंशियल इंप्रूवमेंट इन लोन डिमांड अक्रॉस ऑल सेक्टर्स। खत्म। अक्रॉस ऑल सेक्टर्स का क्या मतलब है, उसमें कम प्राइवेट आ गए, कॉरपोरेट आ गए, गवर्नमेंट आ गए, अपने रिटेल लोन्स आ गए, हाउसिंग लोन आ गए, कार लोन, सब सब सब। अच्छा यार, सबका सब जब कंट्रीब्यूट करेगा तभी तो इकोनॉमी हेल्दी ग्रो करेगी, तो सभी ग्रो अच्छी रहेगी। और दूसरी बात, इजी लोन एंड टर्म एंड कंडीशंस आर एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इन फर्स्ट हाफ, यानी कि इंटरेस्ट ब्याज दरें कम रहेगी, तो लो रेट्स। अभी ये सारी चीज़ें, और कुछ है क्या इसमें देखने, लोन डिमांड ये वो, ठीक है, ये आपको और ज़्यादा इससे बताने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, फॉर्म फिल कर दीजिए, फॉर्म फिल कर देना। बेयर्स एंड बुल्स का वीडियो के नीचे बीएससी आईपीएफ को हमें डेटा देना पड़ता है, तो उसके लिए आप रोज फॉर्म फिल कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, आज भी प्लीज़ कर दीजिए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये है आरबीआई की सर्वे का सब कुछ सारांश। तो पॉजिटिव्स जो हैं वो कहीं ज़्यादा है एज कंपेयर टू निगेटिव्स। एक ही प्रॉब्लम दिख रहा है कहीं तो भी कि इनपुट प्राइसेस थोड़े से बढ़ गए तो महंगाई रहेगी, लेकिन आरबीआई ने बोला है कि हम इन्फ्लेशन 6% के नीचे रख सकेंगे। और ये है कि पीई एट 40, और बाजार अगर 40 के पीई पे है तो आपने थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। करना ठीक है, ये सब समझ तो गया, अब इसका क्या करें, अब इसका क्या करें, कुछ नहीं, पढ़ते रहो, रोज कुछ तो कुछ नया लेते रहो, और आपके जो पोर्टफोलियो में से कचरा निकाल दो। एक बात, कचरा साफ कर दो, कचरे को तो जगह ही नहीं है। कचरा यानी क्या रहता है, हाई डेट, लो आरओई, अरे रे रे रे, ये ऐसे सब, लो प्रमोटर होल्डिंग, ये ऐसे सब कंपनीज निकल जाओ, आपको आवश्यकता ही नहीं है। अच्छी कंपनियां हैं 10, 12, 15, 20 आप अपने पोर्टफोलियो में रखिए। व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग संवत पोर्टफोलियो, हमने दिवाली में एक संवत पोर्टफोलियो बनाया था, और वो दिवाली टू दिवाली फिर हम उसका परफॉर्मेंस देखेंगे। तो अगर आपने अब तक कैपिटल मार्केट मॉड्यूल ज्वाइन नहीं किया है तो आप शैलेश सर से फ़ोन कर सकते हैं, तो उसमें हम स्टॉक्स, डेरिवेटिव, स्ट्रैटेजीज, सारी चीज़ें बात कर सकते हैं। और हेज रहो, हेज से रिलेटेड देखो, अपने को नहीं पता आज भी, जब भी अभी कहाँ पे है मार्केट देख लो, हाँ ठीक है, ऊपर नहीं, देखो मार्केट इतना ऊपर है, मार्केट इतना ऊपर है कि और कैसे ऊपर जाएगा ये, अनलेस अर्निंग्स कुछ बहुत आ जाता है। तो इतने स्ट्रेच किए हुए बाजार को आप और स्ट्रेच करें, जान लोगे बच्चे की 50,000, 51,000, 52,000 सेंसेक्स तो सुनने को ही खाली नहीं है। तो यहां से ये अपेक्षा करना कि जैसा बाजार ऐसा हुआ है वैसा, ठीक है ऊपर जाएगा, पर ऐसा नहीं है कि 10 दिन में 1000 पॉइंट निफ्टी, वो तो बजट का एक उनको मिल गया कि किसके लिए वो भाग गया। तो आप एक बात तो पक्की है कि बाजार यहां से बहुत ज्यादा ऊपर भागने की संभावना है, बहुत, अनलेस कुछ तो भी बड़ा होता है, सही में कुछ हो गया एकदम, पता नहीं क्या कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमें निकलना तो नहीं है बाजार में से, ये तो बात पक्की है। 16 आने सच है कि मैं बाजार से निकलूंगा तो नहीं, पूरा इन्वेस्टेड रहना है। लेकिन नीचे गया तो क्या, तो अपने को
बैकस्टॉप लगा के रखना है, यानी कि अपने को हेज करके रखना है। तो हेजिंग तो हम बार 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 बोल रहे हैं। बहुत लोगों को गलत फहमी है कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए हेजिंग नहीं होता, हेजिंग महंगा हो जाता है। यार पढ़ाई करके करो तो सब बराबर होता है, लोग कर रहे हैं, हमने वीडियोस डाले हैं। आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, बस ये है कि आपको उसमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो वो लिंक्स में, वो भी डिस्क्रिप्शन में वो भी वीडियोस डाले हुए हैं, तो आप वो भी देखिए। अगर अब तक आपने शैलेश सर से टच नहीं किए तो ये शैलेश सर का नंबर है, कैपिटल मार्केट मॉड्यूल में आप आ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन करिए। पेड है सब, लेकिन प्राइस इज़ व्हाट यू पे, वैल्यू इज़ व्हाट यू गेट। और शेयर एकेडमी, आपके व्यूअर्स आ रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। चलो आज का बेयर्स एंड बुल्स यहीं पे रोक देंगे। एक बहुत किसी ने पूछा था क्वेश्चन में कि जरा सा वो रुपी अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन से इंपोर्ट एक्सपोर्ट को या इन्फ्लेशन को क्या फ़र्क पड़ता है, तो वो करना है एक वीडियो। अब कुछ ना कुछ टॉपिक आ जाते हैं तो मेरा वो वीडियो छूट जाता है, तो वो एक करेंगे। और एक CAPE करके टॉपिक होता है, सिक्लिकली एडजस्टेड PE रेशियो, बड़ा इंटरेस्टिंग, कुछ तो भी नया टॉपिक है, तो वो भी करेंगे। बॉन्ड मार्केट्स थोड़े से हैपनिंग हो रहे हैं, बॉन्ड मार्केट पे ध्यान दो। बॉन्ड मार्केट में बहुत गतिविधियां चल रही है, कभी बॉन्ड डिवॉल्व हो जाता है, कभी रिटेल इन्वेस्टर्स को मिल जाता है परमिशन। तो बॉन्ड मार्केट में करियर अगर बनाना है तो बॉन्ड मार्केट फिम्डा एग्ज़ाम क्लियर करो, और इन्वेस्टर हो तो वैसे ही पढ़ाई करो। चलिए, वीडियोस देख रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बेयर्स एंड बुल्स को ऐसे ही पसंद करते रहिए, और मैं भी जितना जमेगा वैसा अच्छा कुछ काम का कंटेंट आपके सामने लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।